हार्ड हेल्थ साइंस इसके जो प्रोफेशंस हैं उनके अंदर से हमारा आज का टॉपिक है हेयरिंग साइंस, एडोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजीज। हेयरिंग साइंस के रिलेटिव्स हमारा आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। ह्यूमन कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन नॉर्मल हेयरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज। अब इंसानों के यानी कि जो हमारी गुफ्तगू है या हमारे आपस में इंसान जो कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो नॉर्मल हेयरिंग, स्पीच और लैंग्वेज पे डिपेंड करता है उसका ज़्यादातर इंसार। एनी डिसऑर्डर अफेक्टिंग हेयरिंग एंड स्पीच कैन सीवियरली इम्पैक्ट ऑन सोशल इंटरेक्शन। अगर किसी पर्सन का कोई हेयरिंग या स्पीच उनका स्पीच और हेयरिंग डिसऑर्डर है या उनका डिजीज़ वगैरह है तो उन उस वजह से उनकी जो सोशल इंटरेक्शन है, उनकी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत हैवीली इम्पैक्ट पड़ता है। Hearing science, audiology and speech pathology are interrelated disciplines that diagnose, access and rehabilitate individual with the communication disorders. अब हेयरिंग साइंस के अंदर हम एडोलॉजिकली, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजीज और इससे रिलेटिव जितने भी डिसिप्लिन है उनकी डायग्नोस, उनकी एसेस और रिहेबिलिटेशन को हम डिस्कस करते हैं और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो इसके अंदर बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हेयरिंग साइंस की डिफाइन। Hearing science deal with the scientific study of the auditory and vestibular system, including the anatomy and physiological and psychosocial and neural processing of sound से रिलेटिव जो हमारे पास है उसकी anatomy कैसे है, हमारे ऑर्गन्स की जैसे कि हेयर के अंदर फिजियोलॉजी कैसी है, नॉर्मल प्रोसेस उसके अंदर न्यूरल प्रोसेस कैसे हो रहा है, इस सारे के अंदर हम साइंटिफिकली स्टडीज़ की जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ हेयरिंग साइंस का ऑब्जेक्ट क्या है? अंडरस्टैंड द साउंड जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, स्टडी हेरिडिटरी सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक्सप्लेन प्रिकॉशन ऑफ साउंड इन द ब्रेन एंड अंडरस्टैंड बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म। कि अब हेयरिंग साइंस के अंदर कुछ ये पैरामीटर्स हैं जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने इनको डिस्कस करना है या इनसे रिलेटिव कोई भी अगर डिसऑर्डर्स है उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक तरफ जाना है। अब हमारे पास आ जाता है सबसे पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग। हेयरिंग साइंस या हेयरिंग जो हमारा प्रोसीजर है, नेचुरल प्रोसीजर है, उसके अंदर जो अनाटमी फिजियोलॉजी अगर देखें तो सबसे पहले आउटर ईयर आता है। तो आउटर ईयर के अंदर पीना एंड एक्सटर्नल एडिटरी कनाल जो हमारे पास हेयर की होती है, कलेक्ट एंड, अब इसका आगे फंक्शन है कलेक्ट एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स टू द टाइपेनिक मेम्ब्रेन। तो आगे जो इसके आगे मिडल एयर के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसको ये अब साउंड वेव को कलेक्ट करने के बाद वहाँ उसकी तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये साउंड मिडल कनाल के अंदर जो स्मॉल बोन्स होती हैं उनके नाम है एम्पलीफाइड साउंड वाइब्रेशन। ये साउंड को वाइब्रेट एम्पलीफाइड कर देते हैं। प्रोडक्ट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द साउंड, लाउड साउंड, जो भी लाउड साउंड होगी उसे वो इनर एयर को प्रोटेक्ट करें। फिर आगे आ जाता है हमारे पास इनर एयर। इनर एयर हेयरिंग जहाँ पे होती है, वर्टिबुलर सिस्टम जो बैलेंस करता है हेयरिंग के, यानी कि जब हम बात सुनते हैं तो हमें वो क्लियरली बात सुनती है एंड कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द न्यूरोलॉजिकल सिग्नल। फिर मैकेनिकल एनर्जी को वो न्यूरोलॉजिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। न्यूरोलॉजिकल सिग्नल हमारे जाते हैं ब्रेन के पास और ब्रेन उन्हें फिर डिकोड करके हमें बात समझ आती है कि अगला बंदा हमें क्या कह रहा है और हम क्या सुन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम है ये हेयर की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाया गया कि इसमें कौन कौन से पार्ट है, कहाँ से हमारे एक्सटर्नल हमारे पास ईयर है, मिडल मिडल ईयर है और इनर ईयर के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए। ठीक है, आगे पास है हमारे पास जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, आर्डियोलॉजिकल इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द एवोल्यूशन, डायग्नोस एंड मैनेजमेंट ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस डिसऑर्डर्स। ठीक है, एडोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशन, डायग्नोस एंड मैनेजमेंट ऑफ हेयरिंग। हम हेयरिंग के रिलेटिव और बैलेंस जो डिसऑर्डर्स जो हेयरिंग की आते हैं उनकी डायग्नोस, उनकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, जो इसके अंदर इस ब्रांच के अंदर साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। अब हमारे पास एक ऑडियोलॉजिस्ट का क्या रोल है? वो हेयरिंग असेसमेंट करता है अगले बंदे की कि वो कितने परसेंट तक वो हेयर कर पा रहा है, सही से सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा। डायग्नोसिस हेयरिंग इम्पेयरमेंट, अगर उसके कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको वो डायग्नोस्ट करेगा, रिहेबिटेशन प्लान बनाएगा। ठीक है,
हेयरिंग एड्स फिटिंग और काउंसलिंग। उसके बाद अगर कुछ हेयरिंग आर्टिफिशियल कोई उसके एड्स या हेल्प चाहिए, जो आर्टिफिशियल जो हेयरिंग वाले बने होते हैं, मार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो वो उनको लगा दिए जाते हैं उन लोगों को जिनको हेयरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और फिर उनकी काउंसलिंग भी की जाती है कि आप ज़रा थोड़ा सा फोकस होकर चीज़ों को सुने। फिर आगे हमारे पास है टाइप ऑफ हेयर लॉस। अब हेयर लॉस की टाइप्स भी हैं। कंडक्ट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, अगर हमारा आउटर एंड मिडल ईयर पैथोलॉजी अगर कोई हो तो उससे कंडक्टिव हेयर लॉस हो सकता है। काजेज हो सकती हैं एयर वैक्स, ठीक है, ऑटिक मेडिसन और प्रिवेटेड टीएम, ठीक है, जो हमारी उसकी इनर मेम्ब्रेन थी मिडल ईयर की, वो अगर डैमेज हो जाए तो यूजुअली ट्रीटेबल है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो है ना यूजली ट्रीटेबल है, उनको ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे आउटर और मिडल एयर की पैथोलॉजीज आती हैं या डिसीजेज आती हैं हेयर रिलेटिव। फिर आता है सेंसोरिनो न्यूरोसेंसिकल हेयर लॉस। इनर एयर एंड ऑडिटरी नर्व अगर डैमेज हो जाए तो हम उन्हें कहते हैं सेंसरो न्यूरोलो सेंसरी न्यूरल हेयर लॉसिंग, ठीक है। इसके अंदर काजेज क्या हो सकती हैं? एजिंग, ये बंदा बहुत ज़्यादा एजिड पर्सन है, नॉइस एक्सपोजर उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे नॉइस ट्रैफिक वाले एरिया में अगर रह रहा है तो उसकी वजह से डैमेज होता है। ये एक स्पेसिफिक ड्रग भी दी हुई है जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकती है। परमानेंट इन मोस्ट केसेस के अंदर जब ये जो टाइप है हेयरिंग लॉस की, इसके अंदर परमानेंट बंदे की हेयर लॉस हो जाती है पेशेंट की, ठीक है। फिर आगे बात हमारे पास आ जाती है मिक्स हेयर लॉस। मिक्स हेयर लॉस के अंदर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव एंड सेरी नर्व्यूरल जो डैमेज होगा वो कंबाइन होगा। फिर हमारे पास आ जाता है हमारे सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर, डैमेज टू सेंट्रल ऑडिटरी पाथवेज, अगर जो उसके सेंट्रल ऑडिटरी पाथवेज हैं उनको डैमेज कर देता है। सेंट्रल ऑडिटरी डिसऑर्डर जो डैमेज हमारे सेंट्री ऑडिटरी पाथवे है उसको जो डैमेज करता है। डिफिकल्टी प्रोसेसिंग साउंड डिस्प्लेड नॉर्मल हेयरिंग, अब ये पर्सन जो ना नॉर्मल हेयरिंग में उसके अंदर वो नहीं कर पाएगा। अब टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस के अंदर जो कंडक्टिव लॉस है उसके अंदर उसका बाहर वाला पार्ट अगर उसका कंप्रोमाइज़ हो जाए, इंटरनल और आउटर और मिडल एयर वाला। उसके सेंसरी न्यूरल लॉस है उसके अंदर उसका इनर पार्ट है जो उसका अगर डैमेज हो जाए, यहाँ पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। मिक्स के अंदर दोनों आउटर साइडर भी उसकी आउटिंग एयर या मिडिल एयर हो, उसके साथ साथ इनर एयर भी अगर डैमेज है या हेयरिंग लॉस है तो मैं यहाँ पे उसकी डायग्राम में आप देख सकते हैं इजीली। फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑडियोलॉजिकल टेस्ट, कुछ हम परफॉर्म करते हैं उनकी कि उसको कितना सुन रहे हैं, उनके अंदर कितनी एबिलिटी, वो कितनी कैपेसिटी की साउंड को ईजिली सुन पाते हैं। पुअर टोन एडोमेट्री है, ये डायग्राम में बेटा ये यहाँ पे दिखाई गई है कि ये जो टेक्निक हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। वो एयर लगा के उसका मेयर साउंडिंग मेयर का ग्राफ भी बनता है, ठीक है। मेयरिंग हेयरिंग थ्रेशोल्ड, ये थोड़ी सी जितनी भी लिमिटेड आवाज़ कितनी सुन सकता है उसको हम थ्रेशोल्ड कहेंगे। डिटरमाइन डिग्री एंड टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस, अब इस पे हम फिर ये डिटरमाइन करते हैं कि उसको कौन सी डिग्री है हेयर लॉसिंग की, टाइप उसकी वो कंजर्वेटिव है, मिक्स है या कौन सी है, उससे हम यहाँ पे इससे टेस्ट से हम इजीली उसके डिफरेंशिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीच ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री स्पीच रिकग्नाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, अगर पर्सन को हम डिफरेंट आवाज़ों में के अंदर डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कहते हैं कि वो स्पीच को रिकग्नाइज करे और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अंदर डिफ्रेंशिएशन करे, ठीक है। अब ये साउंड किसकी है, ये साउंड किसकी है, तो ये सेकंड पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ऑडियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है और एक पेशेंट जो है उसको ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्यूमेटर्स ऑटोमेट्री है, ये हमारी जो टिम्नोमेट्री और अकोटिक रेफ्लिक टेस्टिंग वगैरह जो हम एयर से, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेम्ब्रेन से चेक किया जाता है कि साउंड किस हद तक इजीली सुन पाएगा पर्सन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हम एडियोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हेयरिंग एड्स के अंदर एनालॉग और डिजिटल, ये एनालॉग जो हमारे पास है डिजिटल हेयरिंग के लिए, ये सेकंड जो इधर डायग्राम के अंदर दिखाई गई है, ठीक है। क्रोनल इम्प्लामेंट है, बोन एंकरेज हेयरिंग एड्स वगैरह कुछ होती हैं, एडिटरी ट्रेनिंग वगैरह भी उनको दी जाती है। काउंसलिंग की जाती है पेशेंट की, फ्रॉम पेशेंट और फैमिली, उसकी फैमिली की भी काउंसलिंग की जाती है और पेशेंट की भी काउंसलिंग की जाती है कि कैसे वो फोकस्ड होकर चीज़ों को सुने, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, जिसे हम कहते हैं SLP। स्पीच लैंग्वेज थेरेपी फोकस ऑन द प्रिवेंशन असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पीच लैंग्वेज वॉइस एंड फ्रीक्वेंसी एंड फ्लुएंसी एंड
स्वेलिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किन किन पे फोकस करती है, वो प्रिवेंशन यानी कि डिजीज़ को रोकना, उनको प्रिवेंट करना, असेसमेंट और उनके डिसीज़ की किस हद तक सिवियरिटी लेवल है वो चेक करना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पीच लैंग्वेज वॉइस और स्वेलिंग डिसऑर्डर वगैरह वो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजीज़ के अंदर। ठीक है, पैथोलॉजी का बेटा वर्ड जहाँ भी आए तो स्टडी ऑफ डिजीज़ हम इसे कहते हैं। स्पीच लैंग्वेज के रिलेटिव जो भी डिजीज़ होगी उसके अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। आगे हमारे पास है स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हैं। आर्टियो सर्कुलेशन डिसऑर्डर है पहला हमारे पास। ठीक है, उसकी ये डायग्राम बनाई हुई, अगला पर्सन जो है वर्ड को सही से नहीं बोल पाता, जैसे डब्ल्यू वर्डिंग की उसकी सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता। फेनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये आगे नीचे मैंने टाइप्स एक्सप्लेन की हुई हैं, वन बाय वन हम इसको नीचे फर्दर देखते हैं। ठीक है, पहले ये टाइप है कि वो वर्ड को सही से आर्टिकल सर्कुलेशन डिसऑर्डर, जिसके अंदर एक वर्ड को वो स्पेसिकली सही बोल नहीं पाता। ठीक है, तो वहाँ पे ये उस केस को हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इनको डिफ्रेंशिएट किया होगा, साउंड की बेस पे जो होगी उसे आरटीओ सर्कुलेशन कहेंगे। फिनोलॉजिकल लैंग्वेज बेस को वर्ड को, अगर वर्ड तो सही है बोल रहा है बट लैंग्वेज थोड़ी सी उसकी अप एंड डाउन जा रही है। ठीक है, अब ये जो है, अब ये जो अगर इसका डिफरेंस देखें तो आर्टिकुलेशन अफेक्ट फिनोनेटिक लेवल, ये अफेक्ट फिनोलॉजिकल लेवल पे करेगा। प्रॉब्लम मेकिंग इंडिविजुअल स्पीच साउंड, जो साउंड को बोलते वक्त उसके अंदर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होगी। ये जो होगा ये प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजिंग साउंड कंट्रास्ट, ये जो लैंग्वेज का कंट्रास्ट है उसके अंदर वो वर्ड को बोलते वक्त तो सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, अफेक्ट वन एंड मोर साउंड, अफेक्ट एटलीस्ट फ्यू साउंड्स, कुछ साउंड्स के अंदर वो अफेक्ट हो सकता है, पर्सन अफेक्टेड हो सकता है, नहीं अदा कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसे न्यूरो मस्कुलर डायथरिया। डायथरिया इज अ मोटर स्पीच डिसऑर्डर काज बाय द वीकनेस एंड इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्पीच मसल। इन कोऑर्डिनेशन हो जाती है, स्पीच मसल जो होते हैं वो अपना परफॉर्म, वीकनेस की वजह से अपना परफॉर्म नहीं काम कर पाते, जिसकी वजह से इस डिजीज़ हो डेवलप होती है, जिसके अंदर उसे स्लर्ड साउंड सुनाई देती हैं। स्लो एंड रैपिडली स्पीच, वो बोलता है ज़रा तेज़ तेज़ या कभी कभी स्लो बोलेगा, तेज़ी तेज़ी से अगले बंदे की आवाज़ भी समझ नहीं आती। ठीक है, ये कुछ उसके साइन और सिम्टम इस डिजीज़ के बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज डिसऑर्डर, कौन कौन से हो सकते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। उसके बाद हमारे पास आता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिले है कि ये लैंग्वेज हमारी जो आस्ता आस्ता डेवलप ही वो डिले हो रही है, हम बोल ही नहीं सी पाते। और एप्लेजिया एक्वायर्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर अगर किसी पर्सन को, यहाँ पे बेटा ये दो डिफरेंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर इज एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट कम्युनिकेट, और जो हमारे पास रिलेटिव लैंग्वेज इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ये हमारा कि हमारा ब्रेन से रिलेटिव है, और ये है कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, बोलना कैसे है, उससे रिलेटिव ये डिजीज़ है। इसके अंदर लिसनिंग और रीडिंग स्किल होती हैं इस कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर स्पीकिंग और राइटिंग स्किल इसके अंदर कैटेगरी में आती हैं। फर्स्ट लैंग्वेज स्किल टू बी डेवलप एंड डेवलपमेंट आफ्टर द लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, ये इसका डिफरेंस ज़रा देख लीजिएगा क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारी है एक्वायर्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर एप्लीजिया और एफ्रेजिया। ठीक है, एप्लीजिया इनपेयर्ड लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी लैंग्वेज होती है वो इनपेयर तौर पे वो डेवलप हो रही थी। ओफन काज बाय द ब्रेन इंजरी एंड स्ट्रोक, किसी ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक की वजह से हम वर्डिंग को, हम लैंग्वेज सही से प्रोसेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। चैलेंजिंग स्पीच रीडिंग राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, हम अपना गलत बस पढ़ते हैं, गलत बोलते हैं। और ये जो है एप्रेक्सिया अफेक्ट स्पीच मोटर स्किल्स है, कैन बी डेवलप्ड एंड एक्वायर्ड, डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग वर्ड, रिदम इश्यूज, उसको यानी कि कोई वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करने या वर्ड को बोलते वक्त वो थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करेगा। ठीक है, आ जाता है हमारे पास वॉइस एंड, आगे है हमारे पास फ्लुएंसिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, वॉइस के अंदर ही कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनिक वॉइस डिसऑर्डर, वोकल नोडुलस। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के अंदर स्टर्टिंग और कटरिंग। सेटिंग और कटरिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि स्कटरिंग कहते हैं रिपीटनेस, कोई वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा हो, ब्लॉकेज अगर कहीं हो रही हो, अवेयरनेस या इमोशनल इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। और ये
कटरिंग जो है रैपिड स्पीच होती है कि बंदा बहुत तेज़ तेज़ बोलता है, अगले बंदे को बात समझ ही नहीं आती। डिसऑर्गेनाइज मैनर पे वो बोलेगा, ठीक है। लेक ऑफ अवेयरनेस, इम्पैक्ट ऑन द लिसनर, जब जो बात सुन रहा होगा उसे अब तेज़ तेज़ जो बंदा बोलने वाला उसकी बात समझ आने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ये जो वॉइस लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स हैं। आगे स्वेलिंग डिसऑर्डर जिसे हम डायफीलिया कहते हैं, डायफेविया। अब डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, इसके अंदर वो पर्सन जो स्वेल करने में ज़रा डिफ़िकल्टीज उसके अंदर होती है। इसके अंदर इसकी काजेज स्ट्रोक हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, असेसमेंट के जरिए और रिहेबिलिटेशन वैसे स्पीच लैंग्वेज थेरेपीज़ की रिहेबिलिटेशन करके हम इस लैंग्वेज को डिसऑर्डर को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है असेसमेंट इन स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। अब हमने पेशेंट की कैसे असेसमेंट करनी है, कैसे उसको चेक करेंगे। सबसे पहले केस हिस्ट्री उसकी पढ़ी जाएगी कि उसको कौन कौन सी उसकी केस हिस्ट्री के अंदर, उसकी फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या पहले भी किसी को इशू है। ओरल मोटल एग्जामिनेशन उसका किया जाएगा। स्पीच लैंग्वेज स्पीच एंड लैंग्वेज एवेलुएशन की जाएगी, उसकी स्पीच उसे बुलाया भी जाएगा और उससे लैंग्वेज भी सुनी जाएगी कि वो कैसे लैंग्वेज को पढ़ रहा है, कैसे वो बोल रहा है। वॉइस भी उसकी चेक की जाएगी। उसके बाद स्वेलिंग असेसमेंट भी इसके अंदर की जाती है कि इसके जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है वो किस नौइयत का है, किस वजह से है। वो आइदर स्पीच लैंग्वेज का है, स्वेलिंग असेसमेंट की वजह से है, वॉइस की वजह से है, क्या इसको एक्चुअल इशू क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है थेरेपी और रिहेबिलिटेशन। इस पर्सन की हम कैसे कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी दे के, ठीक है। स्पीच थेरेपी से बार बार उसे कहेंगे एक वर्ड आप बोलें, बार बार बोलें उस वर्ड को जैसे हम कह रहे हैं, ठीक है, रिपीट करें। लैंग्वेज स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, लैंग्वेज स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम करवा के वॉइस थेरेपी टेक्निक, अगर वॉइस वो उसके हेडफोन कान को लगा दिए जाएँ और उसे कहेंगे जो लफ्ज़ बोला जा रहा है वो बार बार आप बोलते रहें इस तरह करके। फिर उसके बाद फिर फ्लुएंसी मॉडिफिकेशन है, डिस्पेनिया रिहेबिलिटेशन है कि आपने डिस्पेनिया जो हमारा स्वेलिंग डिसऑर्डर का उसे कैसे आपने रिहेबिलिटेशन करवाना है, इसी थेरेपीज़ के अंदर इंक्लूड है, यानी कि हम जो ट्रीटमेंट उसके पर्सन का करते हैं। फिर आगे क्लिनिकल एकेडमिकल एप्लीकेशन की क्या है, इनकी कहाँ कहाँ सीट्स हो सकती हैं, कहाँ कहाँ इनका रोल है। तो हॉस्पिटल क्लिनिक्स के अंदर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर, स्कूल और स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये लोग जो जिनको ये स्पीच लैंग्वेज साइंस इन्होंने काम जिन्होंने एजुकेशन की होती है ये काम अपना वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, यूनिवर्सिटी और टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। फर्दर हमारे पास आ जाता है ये अब इम्पोर्टेंट ऑफ अर्ली डिटेक्शन। अब अर्ली डिटेक्ट करने का क्या ही ज़्यादा क्यों ज़्यादा इतनी अहम है। हेयरिंग अर्ली हेयरिंग स्क्रीनिंग इन न्यूनेट्स, यानी कि न्यूनेट्स जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर उनके अंदर हेयरिंग एक्सेस जल्दी से स्क्रीनिंग कर ली जाए, टाइम से कर ली जाए, तो फिर उनका ट्रीटमेंट हम टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। हेयरिंग स्पीच इंटरवेंशन, अगर उसको वर्डिंग शुरू शुरू के अंदर वो गलत बोल रहा है, गलत प्रेजेंट अदा कर रहा है वर्ड को, अगर हम शुरू से अंदर उससे इंटरप्रिवेंशन करके उसका वर्ड ठीक कर दें, आप वर्ड गलत बोल रहे हो, एक्चुअल वर्ड ये है, तो उसकी शुरू से ही वो लैंग्वेज उसकी जो बोलने वाली है वो ठीक हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंट डिले लैंग्वेज एंड हेयरिंग डिफ़िकल्टीज, ये भी हम इसको डिले लैंग्वेज और हेयरिंग के जो डिफ़िकल्टीज हैं उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उसे स्टार्ट से ही हम बच्चे को ट्रेन करना शुरू कर दें कि आपने ये वर्ड बोलने हैं। घरों में जैसे वो माएँ होती हैं या दादी माँ होती है जो भी आस्ता आस्ता बच्चों को बोलने का कहती हैं कि भी वर्ड अदा करें आप, ठीक है। आगे हमारे पास है स्कोप इसका क्या है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर है, टीचिंग रिसर्च के अंदर है, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इनकी जॉब्स वगैरह होती हैं, एनजीओज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इनका रोल होता है। लास्ट में अब कंक्लूजन है, हेयरिंग साइंस एडियोलॉजिकल और स्पीच लैंग्वेज थेरेपी आर असेंशियल हेल्थ केयर डिसिप्लिन है जो इंश्योर करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जिनको सुनने और बोलने की ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फील होती है, तो ये हेयरिंग साइंस जो है ना उसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर उनके लाइफ सिस्टम को इम्प्रूव कर देते हैं। सेकंड अभी इसका ये है कि अगर अर्ली डायग्नोस की जाए, प्रॉपर असेसमेंट की जाए, स्ट्रक्चर्ड रिहेबिलिटेशन की जाए, तो हो सकता है कि जो पर्सन जो हेयरिंग जिस बंदे की लॉस हो चुकी है या वो सही से बोल नहीं पा रहा, तो वो सक्सेसफुल आउटकम उसकी आए, वो ट्रीटेबल के बाद, रिहेबिलिटेशन के बाद वो थोड़ा सा रिकवरी होने के साथ साथ वो अब नॉर्मल लाइफ के अंदर भी बोलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको थेरेपी कैसे दे रहे हैं, ठीक है। आप उसकी डिटेक्ट जो अर्ली डिटेक्शन हो कर ली गई है या आप उसको सोर्सेज ऑफ थेरेपीज कैसे दे रहे हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक्स, ठीक है बेटा।
मैंने बेटा ये आपको ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है एक जगह पे, ठीक है। वहाँ पे हमने काफ़ी सारी डिटेल से इनकी पढ़ी हुई हैं, पैथोलॉजीज़, जितनी भी डिजीज़ थी वहाँ पिक्चर मैंने ऑलरेडी भी स्लाइड सेंड की हुई थी। ये दोबारा एक टॉपिक आया है, ठीक है। इसको मैंने अब एक्सप्लेन कर दिया, उसको भी जाकर उसमें भी काफ़ी डिटेल है उस पीडीएफ के अंदर, वहाँ पे जाके आप इजीली पढ़ सकते हैं। और जो चीज़ नहीं समझ आएगी बेटा, आप इसे गूगल करके अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दीजिएगा।